चलिए आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, देखिए एक कंफ्यूजन के कारण जो है हम आपको नहीं भेजे हैं पीडीएफ। पीडीएफ बन के तैयार है। कंफ्यूजन इस बात में हो गया था कि ऑब्जेक्टिव में चैप्टर नंबर 3 होगा या 4 होगा, इस बात का कंफ्यूजन। क्या होगा? 4 होगा। है आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। अरे पूरा ज्योग्राफी का जितना ऑब्जेक्टिव दिया वो दीजिए हमको आप। पूरा है आपके पास? पूरा है। यहां पे चैप्टर नंबर कहां दिया हुआ? 1 और 2 दिया हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 और 3 एक में ही है, तो चैप्टर नंबर 1 ही हो गया, भारत एक परिचय। और चैप्टर नंबर 2 और 3 ये हो गया, मतलब 2 को चैप्टर दिए, तो क्रम संख्या से चैप्टर नंबर 3 ही जाना चाहिए, 3 ही लिखाना चाहिए। सब्जेक्टिव में जो है 4 होगा, सब्जेक्टिव में 4 होगा, सब्जेक्टिव में 4 ना होगा, सब्जेक्टिव में 4 होगा, सब्जेक्टिव में 4 होगा, और ऑब्जेक्टिव में चैप्टर 3 ही होगा, 3 ही होगा। तो हमको लगता है कि जो है हम सही 3 ही डलवाए हैं, ठीक है। तो हम इसी कंफ्यूजन में थे, इसी वजह से जो हम आपको नहीं डाले हैं, अभी तुरंत डाल देते हैं। यही 3 और 4 कंफ्यूजन में थे कि 3 नंबर करके डालेगी 4 नंबर। ज्योग्राफी चैप्टर 3 फाइनल। आंसर भी दे दे। ठीक है, आंसर के साथ ही दे देते हैं। आंसर के साथ ही दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लीजिए देखिए टेलीग्राम पे गया, नहीं गया है अभी, जब जाएगा तो हम अपने बोल देंगे, रास्ते में है अभी। जा कहीं रहा है जी? है? हाँ नेट स्लो है, सही है बोले। फोन जो है ना बढ़िया लेना पड़ेगा। अरे आप लोग जैसा पैसा हमको थोड़े हम आईफोन खरीदेंगे महाराज, गरीब लोग हैं। हाँ अब चल जाएगा, रुकिए। कहाँ गया टाइपिस्ट? चैप्टर नंबर 3। तोरीका काहे ने जा रहा? देखिए भेजे हुए हैं, जा नहीं रहा, ठीक है। कनेक्टिंग लिखा रहा। नेट स्लो चल रहा है, बात है बारिश का मौसम है। अल्लाह मत कीजिए। करके छोड़ देते हैं, चलिए जाएगा क्या? चल जाएगा तो बता देंगे चल गया, ठीक है। जाइए न रहा है, घूम रहा है। हाँ जाने लगा, अब जाने लगा। हाँ चल गया, देख लीजिए चल गया।
है, चल गया। खोलिए ना, खोलिए ना। है, हल्ला काहे कर रहे हैं? है थोड़ी ऐसे काहे हल्ला करते हैं जी? है, ऐसे काहे हल्ला करते हैं आप लोग? आदमी जैसे रहिए ना महाराज। ये क्या बानर जैसे हल्ला करते हैं आप? देखिए चला गया है ना, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पीडीएफ से ले लीजिएगा, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसको ले लीजिएगा। और ज्योग्राफी का जो पीडीएफ डाले हैं अभी क्लास शुरू होने के बाद 7:30 बजे के बाद, इस पीडीएफ को कहिएगा एप्लीकेशन पर 7 से 9 बैच में डाल देगा, 7 से 9 फाउंडेशन बैच में डाल देगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव को एप्लीकेशन पे भी डलवा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। 1,90,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। 1,90,000। बिहार में भी बारिश हो रहा है, यूपी में ही नहीं बिहार में भी बारिश हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो चलिए ठीक है, अब आ जाइए, आ जाइए। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। विद्युत इंजन के निर्माण को लेकर भारत में प्रथम फैक्ट्री कब और कहां स्थापित? 1950 बंगाल के चित्तरंजन। 1950 बंगाल के। पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब और कहां? 1952। कहां? कपूरथला। कहां? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब और कहां? कब और कहां? देश की राजधानी दिल्ली को देश के अन्य शहरों से जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन चली? राजधानी। भारत की प्रथम राजधानी एक्सप्रेस कब चली? दिल्ली से कब चली? 1 मार्च 1969। भारत की पहली वाईफाई युक्त ट्रेन? दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। दिल्ली हावड़ा। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब और कहां? 3 फरवरी 1900। मुंबई वीटी से कुर्ला। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती? समझौता और थार। भारत बांग्लादेश के बीच? मैत्री और बंधन। मैत्री और। जलमार्ग परिवहन को कितने भाग? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। छोटे बड़े बंदरगाह किस सूची का विषय? संघ सूची। या किसके नियंत्रण में? केंद्र। छोटे बंदरगाह किस सूची का विषय? समवर्ती। किसका नियंत्रण होता है? राज्य। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह? प्राकृतिक। कैसा? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस पर? नहाबा। नहाबा। क्लियर है। चलिए अब आगे आ जाइए। चलिए आगे आ गए। चलिए देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो भारत है, भारत का जो दक्षिणी भाग है समुद्र से सटा हुआ है। भारत है, भारत का ये दक्षिणी भाग है, समुद्र से सटा हुआ है। इधर अरेबियन सी है, अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो आपको भारत का जो ये समुद्री तट है, ये पूर्वी समुद्री तट है। कौन समुद्री तट? पूर्वी। ये जो समुद्री तट है ये पूर्वी समुद्री तट है। और भारत का ये जो समुद्री तट है ये पश्चिमी समुद्री तट है। पश्चिमी समुद्री तट है। प्रश्न
ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी समुद्री तट पर है, पूर्वी तट पर है, और कौन बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? कौन पूर्वी तट पर है और कौन पश्चिमी तट पर है? कौन पूर्वी तट पर है और कौन पश्चिमी तट पर है? तो देखिए, बात हम बड़े बंदरगाहों के संदर्भ में कर रहे हैं, बात हम बड़े बंदरगाहों के संदर्भ में कर रहे हैं। और बड़े बंदरगाहों में पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है। और इसके बाद पूर्वी समुद्री तट पर ओडिशा में पाराद्वीप बंदरगाह है, फिर पूर्वी समुद्री तट पर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है, पत्तनम बंदरगाह है, और पूर्वी समुद्री तट पर तमिलनाडु राज्य में एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह है। चेन्नई के उत्तर में एन्नौर बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह को ही कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है, एन्नौर बंदरगाह को ही कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है, कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है। फिर एन्नौर से जब आप नीचे आएंगे, दक्षिण आएंगे, तो यहां पर चेन्नई बंदरगाह मिलेगा, चेन्नई बंदरगाह मिलेगा। और जब आप चेन्नई बंदरगाह से भी नीचे आएंगे तो तमिलनाडु के इस एरिया में, यहां पर तमिलनाडु के एकदम दक्षिणी भाग में आपको तूतीकोरिन बंदरगाह मिलेगा, तूतीकोरिन बंदरगाह मिलेगा। और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, इसको ही वीओ चिंद बरनार बंदरगाह, वीओ चिंद बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह को ही वीओ चिंद बरनार पोर्ट यानी बंदरगाह कहा जाता है। इसके अलावे भारत के पूर्वी तट से संबंधित जो बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर है। आप सब लोग जानते हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, वह भी बड़े बंदरगाह की श्रेणी में आता है। ये जो सभी बंदरगाहों के विषय में हमने आपको बतलाया है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में पाराद्वीप बंदरगाह, ओडिशा में विशाखापत्तनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, इन सभी बंदरगाहों का संबंध बंगाल की खाड़ी से है, और ये सभी पूर्वी तट पर है। और यही सब बंदरगाह नहीं, बल्कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह का भी संबंध बंगाल की खाड़ी से है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावे अब जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, ये वाला तट हमने आपको बताया है, ये वाला तट पश्चिमी तट है। अब पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है, गुजरात है, ये कच्छ प्रायद्वीप है, और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप में जो खाड़ी है, कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप में जो खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये समुद्री भाग कच्छ की खाड़ी है। और गुजरात के कच्छ की खाड़ी में कई सारे बंदरगाह है, लेकिन उसमें एक बड़ा बंदरगाह है कांडला,
उसमें एक बड़ा बंदरगाह है, उसका नाम है कांडला, कांडला बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ के खाड़ी में है और यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम बदलकर 2017 ईस्वी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है और इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। मुक्त व्यापार क्षेत्र, एकदम फ्री ट्रेड एरिया घोषित किया गया है। मतलब यहां पर व्यापार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, यहां पर व्यापार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप पर मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। फिर आपको मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी भाग में, मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी भाग में नहाबा सोबा बंदरगाह का निर्माण किया गया है और इस नहाबा सोबा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। फिर आप नीचे गोवा में आएंगे तो आप याद कीजिए, मांडवी नदी गोवा में बहती है, जुआरी नदी गोवा में बहती है। गोवा में बहने वाली जो जुआरी नदी है, गोवा में बहने वाली जुआरी नदी के एस्चुअरी में गोवा में एक बंदरगाह है जिसे मार्मू गाओ बंदरगाह, मार्मू गाओ बंदरगाह कहा जाता है, जो कि गोवा में है। फिर कर्नाटक में एक बंदरगाह है मंगलुरु बंदरगाह, कर्नाटक में एक बंदरगाह है मंगलुरु बंदरगाह। फिर केरल में एक बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। ये सब बड़े बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर है, ये सब बड़े बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर है। तो यहां से एक बात आपका स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है और कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है। तो भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में नहाबा सोवा, गोवा में मार्मुगांव, कर्नाटक में मंगलुरु और केरल में कोचीन बंदरगाह। ये सभी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये सभी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। और इससे पहले जो हमने आपको बताया है कि कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, पोर्ट ब्लेयर, ये सब बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है। तो आशा करते हैं आपका यह बात क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये तो पूर्वी तट पश्चिमी तट के संदर्भ में समझा दिए। अब बंदरगाह जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, प्राकृतिक यानी नेचुरल। मतलब प्रकृति के हस्तक्षेप से या प्रकृति के द्वारा निर्मित बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह, और मानव हस्तक्षेप से निर्मित बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह। यानी मानव ने अगर अपने लाभ के लिए किसी बंदरगाह को विकसित किया है तो वह कृत्रिम, और प्रकृति द्वारा निर्मित बंदरगाह को प्राकृतिक बंदरगाह। तो 13 बड़े बंदरगाह में कुछ प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम है। तो आपसे इस संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है और निम्नलिखित में कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम के संदर्भ में अब आप चीजों को समझिएगा। देखिए, बात अगर हम लोग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह की करें तो इन बंदरगाहों में कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, और नहाबा सोबा बंदरगाह जिसे
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसके अलावे मुंबई बंदरगाह हो, मार्मुगाओ बंदरगाह हो, मंगलुरु बंदरगाह हो या कोचीन बंदरगाह हो, सब के सब प्राकृतिक है, सब के सब प्राकृतिक है। फिर से इस बात को सुनिएगा, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, नहाबा सोबा या जवाहरलाल नेहरू एक कृत्रिम बंदरगाह है, और इसके अलावे मुंबई, मार्मुगाओ, मंगलुरु, कोचीन, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है। अब इधर हम लोग आ जाते हैं पूर्वी तट पर। अगर बात पूर्वी तट की करें, कोलकाता हल्दिया प्राकृतिक बंदरगाह है, पारादीप प्राकृतिक बंदरगाह है, विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है, एन्नौर प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है, और जो पोर्ट ब्लेयर है यह प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। एक बार फिर से सुनिएगा, कोलकाता प्राकृतिक है, पारादीप प्राकृतिक है, विशाखापत्तनम प्राकृतिक है, एन्नौर प्राकृतिक है, चेन्नई कृत्रिम है, तूतीकोरिन कृत्रिम है, पोर्ट ब्लेयर प्राकृतिक है, पोर्ट ब्लेयर प्राकृतिक। तो यहां पर दूसरा बात जो हमने आपके साथ साझा किया है, वो भारत के 13 बड़े बंदरगाह में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है और कौन कृत्रिम बंदरगाह है। अब इससे इतर और भी चीजें आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, जैसे भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो आप पिछले सेशन को अगर याद करेंगे तो पिछले सेशन में हम आपको बड़े बंदरगाह के संदर्भ में बताए थे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। वहीं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। यह सब बात आपको याद रखना है। अब इससे इतर और भी कई सारे बंदरगाह हैं। ओखा बंदरगाह हो गया, ओखा बंदरगाह के बाद जो है आपको दाहेज बंदरगाह हो गया। ओखा भी गुजरात में ही है, दाहेज भी गुजरात में ही है। और देखिए रसायनों के मांग और पूर्ति के निपटान को लेकर गुजरात में दाहेज बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जिस वजह से गुजरात के दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। गुजरात के दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके अलावे जो कोलकाता बंदरगाह है, ब्रिटिश काल में कुछ जहाज जब पूर्वी भाग से आता था तो कोलकाता बंदरगाह से भारत में प्रवेश करता था, जिस वजह से कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता, जिस वजह से कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिए, अगर भारत का प्रवेश द्वार के है तो मुंबई बंदरगाह, और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के है तो कोलकाता बंदरगाह, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के है तो कोलकाता बंदरगाह। हर बात स्पष्ट हुआ आपका? चलिए अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। एक नंबर में मुंबई बंदरगाह लिखवाए थे, ठीक है। अब 2 नंबर में लिखिए
2 नंबर में लिखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 2 नंबर में लिखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह डैश देकर। इसे नहावा सोबा, इसे नहावा सोबा, इसे नहावा सोबा, नहावा सोबा, इसे नहावा सोबा, यहां पे लिखा हुआ है नहावा सोबा, इसे नहावा सोबा, यहां पे लिखा हुआ है नहावा सोबा बंदरगाह भी कहा जाता है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह 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 है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे कांडला बंदरगाह, कांडला, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। लिखिएगा कांडला बंदरगाह डैश देकर। गुजरात के कच्छ के खाड़ी में, गुजरात के कच्छ के खाड़ी में गुजरात के कच्छ के खाड़ी में यह बंदरगाह स्थित है। गुजरात के कच्छ के खाड़ी में यह बंदरगाह स्थित है। केंद्र, एक मिनट, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। केंद्र की मोदी सरकार ने 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 कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर, केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 ईस्वी में 2017 ईस्वी में केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 ईस्वी में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर, केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 ईस्वी में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। 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 इस बंदरगाह को
मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे लिखिएगा, मार्मुगाओ बंदरगाह। मार्मुगाओ बंदरगाह। मार्मुगाओ बंदरगाह। यह गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर, यह गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर यह गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर यह गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। 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 मंगलुरु बंदरगाह। मंगलुरु बंदरगाह। मंगलुरु बंदरगाह। मंगलुरु बंदरगाह। मंगलुरु बंदरगाह। डैश देकर लिखिए। यह कर्नाटक में स्थित यह कर्नाटक में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। 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 प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह यह केरल में स्थित यह केरल में स्थित यह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब नीचे से लिखिए, ऊपर लिखे सभी बंदरगाह ऊपर लिखे सभी बंदरगाह ऊपर लिखे सभी बंदरगाह भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर ऊपर लिखे सभी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर ऊपर लिखे सभी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर ऊपर लिखे सभी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इन बंदरगाहों का संबंध अरब सागर से इन बंदरगाहों का संबंध अरब सागर से है। अरब सागर से है। अब नीचे से लिखिए,
कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, कोस्ट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, कोस्ट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोस्ट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, पोर्ट, पोर्ट डैश देकर, यह एक नदीय, यह एक नदीय और प्राकृतिक बंदरगाह है, 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 प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को, इस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, इस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, इस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में चाय का निर्यात ब्रिटिश काल में चाय का निर्यात, ब्रिटिश काल में चाय का निर्यात, ब्रिटिश काल में चाय का निर्यात इसी बंदरगाह से, ब्रिटिश काल में चाय का निर्यात इसी बंदरगाह से, ब्रिटिश काल में चाय का निर्यात इसी बंदरगाह से ब्रिटेन को होता था। आगे पारादीप बंदरगाह, यह ओडिशा राज्य में, पारादीप बंदरगाह डैश देकर, यह ओडिशा राज्य में, यह ओडिशा राज्य में, यह ओडिशा राज्य में स्थित एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है। यह ओडिशा राज्य में स्थित एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है। आगे विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह डैश देकर, यह आंध्र प्रदेश राज्य में, यह आंध्र प्रदेश राज्य में, यह आंध्र प्रदेश राज्य में, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है,
फुल स्टॉप। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फुल स्टॉप। यह भारत का भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह 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 भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह है। आगे आगे लिखिए एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह। यह तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के उत्तर में स्थित चेन्नई के उत्तर में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम बदलकर इस बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। इस बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। आगे लिखिए चेन्नई बंदरगाह। कामराज बंदरगाह, सॉरी, चेन्नई बंदरगाह। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इस बंदरगाह की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है।
इस बंदरगाह की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। इस बंदरगाह की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। यह एक ऐसा बंदरगाह है जो हर मौसम में चालू रहता है। यह एक ऐसा बंदरगाह है जो हर मौसम में चालू रहता है। यह एक ऐसा बंदरगाह है जो हर मौसम में चालू रहता है। यह एक ऐसा बंदरगाह है जो हर मौसम में चालू रहता है। आगे तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह यह चेन्नई के दक्षिण में स्थित यह चेन्नई के दक्षिण में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। एक कृत्रिम बंदरगाह है। एक कृत्रिम बंदरगाह है। एक कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम बदलकर बीओ चिंदबरनार इस बंदरगाह का नाम बदलकर बीओ चिंदबरनार बंदरगाह इस बंदरगाह का नाम बदलकर बीओ चिंदबरनार बंदरगाह। हे भगवान, लीजिए हट जाता। इस बंदरगाह का नाम बदलकर बीओ चिंदबरनार बंदरगाह किया गया है। आगे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह 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 है। अब नीचे से लिखिएगा। ऊपर लिखे सभी बंदरगाह भारत के ऊपर लिखे सभी बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। ऊपर लिखे सभी बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से संबंधित है।
चलिए अब नीचे से लिखिएगा नोट देकर। रसायनों के निपटान हेतु गुजरात में दाहेज बंदरगाह दाहेज बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जिस कारण इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। यहां तक बता दिए थे, सब बात लिखा दिए हैं, कौन प्राकृतिक है कौन कृत्रिम है यो लिखा दिए हैं, कौन पूर्वी तट पर है कौन पश्चिमी तट पर है, सब कुछ लिखा दिए हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब आइए आगे समझते हैं चीजों को। एगो प्राकृतिक और कृत्रिम वाला लिख लीजिएगा कि याद रह जाएगा। अरे प्रकृति द्वारा निर्मित प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम, सीधा बात है, इसमें कोई कंसेप्ट थोड़े है। प्रकृति द्वारा निर्मित प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम, क्लियर है ना? ये लिखाने की जरूरत नहीं ना है। ये पूछबो नहीं करता है कि प्राकृतिक बंदरगाह का क्या परिभाषा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ये आता है कौन प्राकृतिक बंदरगाह है या कौन कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अब जो है आगे समझना है। हाँ, अब थोड़ा सा छोटे बंदरगाह को देखते हैं, कुछ छोटे बंदरगाह को भी देखिए। सुनिए, अगर बात हम लोग छोटे बंदरगाहों की करें तो इन्हीं राज्यों में देखिए, जो समुद्र तटीय राज्य है वहीं पर छोटको बंदरगाह सब है। ऐसा थोड़े है कि छोटका बंदरगाह सब जो है उत्तर प्रदेश में आ जाएगा या बिहार में आ जाएगा, नहीं। छोटे बंदरगाह भी भारत के उन्हीं राज्यों में है जिन राज्यों में बड़े बंदरगाह है। तो कुछ छोटा बंदरगाह गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है। देखिए देखिए, वो टोपी वाला पकड़िए, पकड़िए उसको पकड़िए कोई। इधर इधर इधर, हम तुम जैसे अनुशासनहीन को तो खोजते रहते हैं डिबिया बार बार की। कॉपी भी लेते हो, कॉपी लेते हो, तुम्हारे हाथ में कॉपी था। ऑन अरे ऑन है यार, तुम कॉपी लेकर के आओ, कॉपी लेकर के आओ, कॉपी लेकर के आओ। तुम्हारे जैसे जैसे को तो हम खोजते रहते हैं भर दिन, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ हाँ हाँ, आराम से नीचे रहिए, नीचे रहिए, नीचे रहिए। हाँ अब बोलिए। है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। हाँ, क्या नाम है, कहाँ घर है, पापा क्या करते हैं? किसान है। कितना दिन से पटना में रह रहे हैं? 6 महीना। क्या गो परीक्षा दिए हैं? एक को नहीं दिए। और अभी नया बछेरा है। चलिए, अच्छा, क्लास से क्यों निकलने लगे? क्लास का बॉस कौन? हम। निकलने से पहले पूछिएगा ना आप। है, ऐसे काहे हल्ला करते हैं आप लोग? हाँ, निकलने से पहले पूछिएगा ना, हाँ या ना। हाँ, अब आगे बताइए, कहाँ जा रहे थे? रूम। क्यों जा रहे थे? क्या क्लास खत्म हो गया? तो फिर आप कैसे रूम जाने लगे? क्या आप पार्टनर को चाबी देने के लिए ही पैदा हुए हैं?
और क्या आप पार्टनर को चाबी पहुंचाने के लिए ही बने हैं? किस चीज के लिए बने हैं आप? किस चीज के लिए पटना आए हैं आप? आए? पार्टनर आधा घंटा बाहर में खड़ा रहेगा तो क्या धरती पलट जाएगा? भूकंप आ जाएगा? जिंदा गाड़ देंगे हम। ठीक है, जाइए बैठिए, पढ़िए, क्लास खत्म होगा तब जाइएगा। मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। पार्टनर चाबी मांग रहा था। यही सब लड़का, इसी प्रकृति का लड़का सब जो है, खाली हाथ आया है घर से, खाली हाथ बोरा बिस्तर समझ कर जाएगा। यानी पढ़ाई से ज्यादा इंपोर्टेंट पार्टनर का है। वही पार्टनर कल के डेट में गरियाएगा, चिंता मत कीजिए, समझे। यहां पे मां बाप अपना होबे न करता है, कलयुग में पार्टनर के पीछे भागता है, पार्टनर को चाबी पहुंचाएगा। मान लिया जाए आधा घंटा बाहर में रहेगा तो क्या धरती पलट जाएगा? और इसका मतलब है वो फोन रिसीव किया है। फोन लाइट मोड में रखिए, लाइट मतलब रिंग ना बजे। फ्लाइट हम नहीं बोल रहे, लाइट। लाइट ना रिंग होता है ना वाइब्रेशन होता है, सिर्फ लाइट जलता है, उससे पतो नहीं चलता है कि फोनो आया, समझे। हम मोबाइल जिस रोज खरीदते हैं ना उसी रोज लाइट मोड में डाल देते हैं। मेरा मोबाइल आज तक जीवन में कभी बजिए नहीं सकता है, कभी नहीं बजा है, ना बज सकता है, समझे। जीवन में कुछ करना है तो ये सब चीज अपनाइए, नहीं तो जीवन भर फोन रिसीव करके पार्टनर को चाबी पहुंचाते रह जाइएगा। एक तो प्रयास कीजिए मोबाइल लेकर नहीं आने का, और अगर लेकर आते हैं तो उसको एकदम लाइट मोड में रखिए, वाइब्रेशन में भी नहीं, लाइट मोड में, समझिए। वाइब्रेशन में रखिएगा, वाइब्रेट करेगा, पता चल जाएगा कॉल आ गया, समझे, तो चूड़ देंगे हम, समझे। आगे आइए। अब छोटे बंदरगाह, बात अगर छोटे बंदरगाहों की करे तो जो छोटे बंदरगाह है वो भी इसी सब राज्य में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बंगाल। जो छोटे और मंझले लगभग 200 के आसपास बंदरगाह है, उसमें सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है 48 गो छोटका बंदरगाह महाराष्ट्र में है। 48, 48, 50 में 2 कम, 48। सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है, संख्या में 48। गुजरात में 42 है, गोवा में 2 है, अलग अलग जगह अलग अलग है। किसी का भी याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात यहां पर परीक्षा के लिहाज से याद रखना है, और जो सिर्फ एक बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना है वो यह याद रखना है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना है इहो याद रखने का जरूरत ना है। वो 48-48 नहीं याद रखे, एकदम जरूरत ना है। सिर्फ कौन राज्य में सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह है? महाराष्ट्र। सिर्फ इतना बात याद रखिए। बात क्लियर है? इसको नोट में ही लिखिएगा। नोट में पहला, उस पॉइंट को नोट में पहला पॉइंट बना लीजिए। इससे पहले जो लिखाए हैं, इससे पहले जो लिखाए हैं उस पॉइंट को नोट में पहला पॉइंट बना लीजिए। बना लिए? नोट में दूसरा पॉइंट, भारत के महाराष्ट्र राज्य में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह है। कॉस्ट में 48। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, गुजरात समुद्र तटीय राज्य है। गुजरात में हमेशा शुरुए से एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा व्यापारी हुआ है।
समझ गए? अडानी का नाम सुने हैं? अडानी, गौतम अडानी सुने हैं? अडानी को केंद्र की मोदी सरकार ने कई बंदरगाह दे दिया है। देखिए, गुजरात राज्य में एक बंदरगाह है ओखा, ओखा, चौखा नहीं, ओखा, ओखा, दाल भात चोखा, मेरा बड़ी फेवरेट खाना है, हम हमेशा खाते हैं। ओखा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, डीबीसी, ओखा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह गुजरात में है। इसके बाद एक बंदरगाह है मुंद्रा, मुंद्रा, क्या नाम है? मुंद्रा, मुंद्रा, मुंद्रा बंदरगाह या मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा बंदरगाह या मुंद्रा पोर्ट। देखिए, जो मुंद्रा बंदरगाह है ये भी गुजरात राज्य में ही है, और जो मुंद्रा बंदरगाह है गुजरात राज्य में है, प्राइवेट बंदरगाह है, निजी बंदरगाह है। और यह बंदरगाह को रेगुलेट अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। अडानी, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के द्वारा इस मुंद्रा बंदरगाह को रेगुलेट किया जाता है। प्राइवेट बंदरगाह है और यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। जो मुंद्रा बंदरगाह है यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्त बंदरगाह है। नीचे से नोट में ही लिखिएगा तीसरा पॉइंट, नोट में ही लिखिएगा तीसरा पॉइंट, डैश देकर। लिखिएगा गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में मुंद्रा बंदरगाह स्थित है। 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 गुजरात राज्य में मुंद्रा बंदरगाह स्थित है, स्थित है। यह बंदरगाह अडानी समूह के नियंत्रण में है। यह बंदरगाह अडानी समूह के नियंत्रण में है। यह बंदरगाह अडानी समूह के नियंत्रण में है। अडानी समूह के नियंत्रण में है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह माना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह माना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह माना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह माना जाता है। निजी बंदरगाह माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। साथ ही साथ यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। साथ ही साथ यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। साथ ही साथ यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। साथ ही साथ यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। साथ ही साथ यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है।
साथ ही साथ यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। फुल स्टॉप। चलिए अब देखिए, ये तो बंदरगाह के विषय में हुआ। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज जितना बताए हैं उसको पढ़िए, याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए, पढ़िए जल्दी। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए जल्दी। ऑफलाइन वाले लोग पढ़िए जल्दी जल्दी। ऊपर वाले पढ़िए। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए? पढ़िए। पढ़ लिए जी। नोट पॉइंट है, पढ़ लिए जी। आइए, है पढ़ लिए? है, आइए तो, है बताइए तो, बताइए। पहला क्वेश्चन, कौन कौन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? क्लियर है? एक बार फिर से, कौन कौन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? एक बार फिर से, कौन कौन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? क्लियर? इसके बाद अब आगे बताइएगा, कांडला बंदरगाह कौन राज्य में? कांडला बंदरगाह कौन राज्य में? कौन खाड़ी में? कौन खाड़ी में? कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है? क्या किया गया है? किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया? किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र? चलिए, मुंबई बंदरगाह कौन राज्य में? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। चलिए, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन बंदरगाह का? नाहरबा। नाहरबा सोबा बंदरगाह को और किस नाम से जाना जा? जवाहरलाल, जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू या नाहरबा सोबा बंदरगाह कौन राज्य में? कौन राज्य में? गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर कौन बंदरगाह? गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर कौन बंदरगाह? मंगलुरु बंदरगाह कहां? मंगलुरु बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। ज्वारिया बंदरगाह कौन है? मुंबई कैसा? प्राकृतिक। मुंबई कैसा? नाहरबा सोबा कृत्रिम। नाहरबा सोबा मार्मुगांव मंगलुरु कोचीन कैसन? कांडला कैसा? कांडला मुंबई प्राकृतिक। मुंबई
नहाबा सोबा कृत्रिम, नहाबा सोबा मार्मुगाओ मंगलुरु कोचीन। आए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कौन राज्य में? कोलकाता हल्दिया, पाराद्वीप, पाराद्वीप, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, एन्नौर चेन्नई तूतीकोरिन, एन्नौर चेन्नई तूतीकोरिन, एन्नौर चेन्नई तूतीकोरिन। क्लियर? आगे बताइए। कोलकाता, पाराद्वीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर का प्रकृति कैसा? प्राकृतिक कैसा? कोलकाता, पाराद्वीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर का प्रकृति कैसा? चेन्नई और तूतीकोरिन कृत्रिम, चेन्नई और तूतीकोरिन, चेन्नई और तूतीकोरिन। सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? कामराज। क्या किया गया है? एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया? एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर तूतीकोरिन का नाम बदलकर, तूतीकोरिन का नाम बदलकर, तूतीकोरिन का नाम बदलकर। क्लियर? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां? अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां है? सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाहों वाला राज्य, सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह। आए रसायन बंदरगाह किसे कहा जाता? दाहेज। रसायन बंदरगाह किसे कहा जाता? रसायन बंदरगाह दाहेज को। रसायन बंदरगाह किसे कहा? रसायन बंदरगाह किसे कहा? दाहेज को ना। कहां है ये? गुजरात। कहां है ये? कहां है ये? कहां है ये? क्लियर? आगे बताइए। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्त बंदर कहां है? कहां है? कहां है? किस समूह का नियंत्रण? किस समूह का? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं और पढ़िएगा। अल्लाह ने पढ़ना है अभी। चलिए आइए। वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे, तो हम देख रहे थे। देखिए, आप याद कीजिए जलमार्ग को दो भाग में बांटे थे ना जी। एगो जो है समुद्री, उसमें बंदरगाह के विषय में पढ़ना होता, बंदरगाह पढ़ लिए। एगो आंतरिक, एगो आंतरिक। तो आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत जो भारत के आंतरिक भागों में, जो भारत के आंतरिक भागों में, मतलब भारत के आंतरिक भाग मतलब इस संपूर्ण एरिया में, इस एरिया में देखिए, अभी जो आप बंदरगाह देख रहे थे वो तो समुद्र तट से सटा हुआ है, बाहर से व्यापार न होता है जी, समझ गए। तो आंतरिक, भारत के आंतरिक भागों में, भारत के आंतरिक भागों में मतलब लद्दाख से लेकर तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, ये जो भारत की सीमा है, भारत की सीमा के भीतर आंतरिक भागों में जलमार्ग के जरिए जो वस्तुओं का, व्यक्तियों का, सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, इसको लेकर आंतरिक जलमार्ग का निर्माण हुआ है। और आंतरिक जलमार्ग का निर्माण नदियों पर हुआ है। आंतरिक जलमार्ग का निर्माण नदियों पर हुआ है। नदी, भारत नदियों वाला देश है। भारत में अनेकों नदियां बहती है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, पेन्नार, बैतरना, बैतरनी,
ये तमाम नदियां बहती है। अब नदियों के ऊपर जिन नदियों में हमेशा पानी रहता है, जैसे गंगा नदी में हमेशा पानी रहता है, ब्रह्मपुत्र नदी में हमेशा पानी रहता है, क्योंकि ये सब हिमालय की नदियां हैं और हिमालय की नदियों में 12 मास पानी रहता है, क्योंकि हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति वर्षा और बर्फ दोनों से होता है, वर्षा और बर्फ दोनों से होता है। हिमालयी क्षेत्र में हिम जमा हुआ है, हिम पिघलते रहता हमेशा सालों भर। हिम यानी बर्फ जो है सालों भर पिघलते रहता है, उससे हिमालय की नदियों को सालों भर जल की प्राप्ति होती है। और हिमालय की नदियों को वर्षा ऋतु में तो वर्षा से जल की प्राप्ति होती ही होती है। तो भारत के भीतर आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास किया गया है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, नेशनल हाईवे होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जलमार्ग होता है। पहले भारत में मात्र 5 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लाया और केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत पूरे भारतवर्ष में 106 नए जलमार्गों को बनाने का प्रस्ताव पारित किया। 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को बनाने का प्रस्ताव पारित किया। तो पहले से कार्यरत 5 गो और 106 गो नया बनेगा। तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111। लेकिन 111 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत नहीं है। कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत है और कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत नहीं है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 याद है? खड़ा हो जाइए, बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां है? शांत रहिए। श्रीनगर को लाहौर, एक श्रीनगर को लाहौर से जोड़ता है, देखिए तो है। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग पूछ रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, जोर से बोलिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को लद्दाख से जोड़ता है जी। गलती बोला है ना जी? चलिए, ए लड़की खड़ा होइए उधर। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किसको किसको आपस में जोड़ती है? देखिए वो सही बोल रही है। पंजाब के फजिल्का को आए, उत्तराखंड के मानस, सही बोली है। बैठ जाइए। अरे टोपी वाला उठिए उधर। हाँ उठिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16,
आए, चेन्नई से कोलकाता, सही बोल रहा है जी? सही है, बैठ जाइए। अरे मोछ वाला उठिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। ना, खड़ा रहिए, दांत निकालिए। ए लड़का, ए पिंक शर्ट, उठ जाइए। उठिए 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 ना जी। हाँ, ए हल्ला काय करते, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। हल्ला काय करते आप लोग? आए, हाँ आए, खड़ा रहिए। अरे रेड टोपी खड़ा होइए। अरे रेड टोपी खड़ा होइए। बताइए। NH-27 राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है। शांत रहिए आप लोग। हाँ, ऐसे ही जीवन भर मुंह देखते रहिएगा मेरा। ऐ लड़की खड़ा होइए उधर। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैठिए आप बैठिए ना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, दिल्ली को चेन्नई से भाया मुंबई। बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा होइए। NH-27। हाँ, ए लड़का खड़ा होइए। NH-44। बैठ जाइए। काहे न याद रखते हैं? कौन याद रखेगा? हम लड़कियां लोग ठीक है, लड़का लोग एकदम नालायक निकम्मा हो गया है। वो सबको मोबाइल चलाने से फुर्सत मिलेगा तब ना, हल्ला करने में कितना आगे। देखिए देखिए देखिए, फर्क देख लीजिए। एगो, दूगो, तीन गो, चार गो लड़का खड़ा है, और लड़की देखिए, एगो, दूगो, तीन गो लड़की को खड़ी किए तो दूगो जवाब दी, एगो खड़ी है। और लड़का में 4 गो खड़ा है, जवाब क्या गो दिया है? एगो, दूगो। कौन कौन जवाब दिया? दूगो। देखिए लड़का में, देखिए लड़का में 6 गो को खड़ा किए, रेशियो निकालिएगा। लड़का में 6 गो को खड़ा किए, 2 गो जवाब दिया, 4 गो जवाब नहीं दिया। परसेंटेज निकालिए। 6 का 2, 6 में 2, 6 में 2 कितना परसेंट? आए 33, 33%। 33%। लड़की में 3 गो को खड़ा किए, 2 गो जवाब दिए, 1 गो जवाब नहीं दी, कितना परसेंट? 66%। बताइए। रेशियो देखिए, रेशियो। लड़का लोग ऐसे ही नालायक निकम्मा रह जाइएगा। सीधा 2 गुना रेशियो में है, समझे? और तब कहते हैं लड़की का रिजल्ट हो जाता है क्योंकि उसको आरक्षण है। लेकिन नहीं कहिएगा कि क्लास में लड़की पढ़ती है, लड़की हल्ला नहीं करती है। हम हल्ला करते हैं, लड़की हल्ला नहीं करती है, समझे? वो क्या बोलेगा? क्या है, क्या है? वो तुम्हारा मजाक करने वाला। मारेंगे हम, एक चाट मुंह लाल कर देंगे। हैं? चुप रहो, ज्यादा बोलो मत। चलिए बैठ जाइए, ऐसे ये नालायक निकम्मा रहिए आप लोग। चलिए लिखिएगा, आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग, हेडिंग मारना है आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग, डैश देकर, देश के आंतरिक भागों में, देश के आंतरिक भागों में देश के आंतरिक भागों में जलमार्ग परिवहन
को बढ़ावा देने हेतु को बढ़ावा देने हेतु को बढ़ावा देने हेतु बढ़ावा देने हेतु नदियों के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण को मंजूरी दिया है। राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण को मंजूरी दिया है। इससे पहले इससे पहले 5 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत था। 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 फुल स्टॉप। अब देखिए आगे सुनिए, आगे होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या है देखिए, जब नदी पढ़ा रहे थे, गंगा पढ़ा रहे थे तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के विषय में बताए थे, और ब्रह्मपुत्र पढ़ा रहे थे तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के विषय में बताए थे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को कॉपी में लिख करके लाना है, और नहीं तो मुंह चूड़ देंगे। जैसे सांप का मुंह थकचा जाता है ना, मुंह थकुच देंगे हम। ठीक है, चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। निकलने दीजिए हमको, तब निकलिएगा। है लड़का, लड़की लोग को सही से निकलवा दीजिएगा। ठीक है, हाँ।